हाय। क्या आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपने जांच कराई है अपने शुक्राणु की, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि स्पर्म का वो क्या काउंट होता है जो कि नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ज़रूरी है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि स्पर्म्स का वो क्या मिनिमम काउंट है जो कि नेसेसरी है नेचुरली कंसीव करने के लिए। मेल्स के अंदर लगातार स्पर्म्स का प्रोडक्शन चलता रहता है जो कि हर 90 डेज की साइकिल में होता है। ऑन एन एवरेज एक मेल में पर डे 100 to 200 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। तो फिर बात आती है कि जब इतने सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम मिनिमम काउंट की टेंशन ही क्यों लें। तो अब इस चीज़ को हम समझते हैं एक मॉडल के थ्रू। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मॉडल, जिसमें आप देख सकते हैं ये है वेजाइना, ये है सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह, ये है यूट्रस यानी कि बच्चेदानी, ये है ट्यूब्स दोनों साइड पर, और ये है ओवरीज यानी कि अंडेदानी। अब सेक्स या इंटरकोर्स के ड्यूरिंग जब मेल पार्टनर अपना सीमेन यहाँ पे डिपॉजिट करता है वेजाइना के अंदर, तो क्या होता है? वेजाइना नेचुरली काफ़ी एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, लेकिन मेल पार्टनर का सीमेन एल्कलाइन इन नेचर होता है। तो उसकी वजह से स्पर्म्स जो हैं वो वेजाइना की एसिडिटी से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो कुछ स्पर्म्स तो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, मगर आधे से ज़्यादा स्पर्म्स जो हैं वो यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बचे हुए स्पर्म्स अब आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सर्विक्स के पास उसका फ्लूइड यानी कि सर्वाइकल म्यूकस के अंदर भी बहुत सारे स्पर्म्स ट्रैप हो जाते हैं। अब बेचारे बचे कुचे जो स्पर्म्स हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जिस भी ट्यूब में एग होता है वहाँ से वो एग कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं कीमो अट्रैक्टेंट, जो कि स्पर्म को अपनी तरफ बुलाते हैं। तो जो भी स्पर्म्स की मोटिलिटी यानी कि आगे बढ़ने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, वो स्पर्म्स एग की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब उनमें से वो स्पर्म जीतता है जिनकी सबसे अच्छी मोटिलिटी हो यानी कि आगे बढ़ने की क्षमता, और जिसकी बनावट यानी कि मॉर्फोलॉजी भी सबसे अच्छी हो। तो इतने सारे स्पर्म्स जो डिपॉजिट हुए थे उनमें से आधे यहाँ मर गए, कुछ यहाँ फंस गए, कुछ यहाँ मर गए, और बचे कुचे जिनमें रेस लगी उनमें से एक जो सबसे तेज था वही जीतता है एग को फर्टिलाइज करने में। इसीलिए बात आती है स्पर्म्स की मिनिमम काउंट की। तो यही सब चीज़ें याद रखते हुए हम बात करते हैं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस क्राइटेरिया की। तो अब बात आती है कि ये रेफरेंस नंबर आया कहाँ से। तो देखा गया कि फर्टाइल मैन यानी कि वो आदमी जो प्रेगनेंसी अचीव करने में सक्सेसफुल हुए, उनमें से 95% लोगों के नंबर्स इस मिनिमम रेंज के ऊपर थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो इससे नीचे थे उनको प्रेगनेंसी नहीं अचीव हुई, बट उनके चांसेस प्रेगनेंसी अचीव करने के कम थे, यानी कि उनकी फर्टिलिटी के चांसेस थोड़े कम थे। तो वन बाय वन देखते हैं ये सारे पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो वो ये है कि मिनिमम सीमेन वॉल्यूम होनी चाहिए 1.4 ml। तो मैंने आपको बताया कि कैसे वेजाइना का फ्लूइड एसिडिक होता है, तो इतना मिनिमम हमको फ्लूइड चाहिए ताकि हमारे स्पर्म्स उस एसिडिक एनवायरनमेंट से बच पाए। दूसरा पॉइंट कि एक इजैकुलेट में एटलीस्ट 39 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए, यानी कि 1 ml में अगर हम बात करें 1 ml सीमेन में एटलीस्ट 15 मिलियन या 1.5 करोड़ स्पर्म्स एटलीस्ट होने चाहिए आपको इस रेंज के ऊपर होने के लिए। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो बात आती है मोटिलिटी की, यानी कि स्पर्म्स की आगे बढ़ने की क्षमता। उसमें भी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी मतलब फॉरवर्ड आगे ले जाने वाली क्षमता वाले स्पर्म्स एटलीस्ट 30% होने चाहिए। अगर उसके नीचे है तो वापस फर्टिलिटी के चांसेस कम होते हैं। अब बात करते हैं हम नॉर्मल फॉर्म्स यानी कि मॉर्फोलॉजी मतलब बनावट। मैंने आपको बताया था कि जिसकी बनावट अच्छी होगी वही स्पर्म आगे जीत पाएगा। तो वो काउंट जो है एटलीस्ट 4%, यानी कि इतने सारे स्पर्म्स में से एटलीस्ट 4% स्पर्म्स की बनावट अच्छी होनी चाहिए, तभी हम उसको अच्छा सैंपल मानेंगे। तो आपने देखा कि कितनी सारी चीज़ों को इंक्लूड करके एक सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट दी जाती है। बहुत सारे लोग सिर्फ नंबर्स पे ऑब्सेस करते हैं, बट दैट इज़ नॉट राइट। हम बहुत सारी चीज़ों को वैल्यू देते हैं और उसके बेसिस पे बताते हैं कि क्या सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट ठीक है या नहीं। अब अगर हम ये समझें कि स्पर्म्स का प्रोडक्शन लगातार चलता रहता है, तो अगर आप सीमेन एनालिसिस 2-3 दिन पे अलग अलग भी दें तो भी आपकी रिपोर्ट में डिफरेंसेस आ सकते हैं। इसीलिए कभी भी एक रिपोर्ट के बेसिस पे हम उसे एबनॉर्मल डिक्लेयर नहीं करते हैं,
क्योंकि हमको ये भी देखना है कि क्या सीमेन एनालिसिस का कलेक्शन, सीमेन का कलेक्शन क्या सारे प्रिकॉशंस के साथ हुआ, क्या वो एक स्टैंडर्डाइज लैब पे किया गया या नहीं। तो यूजुअली सारे फैक्टर्स को वेइ इन करके हम एक और बार रिपोर्ट देखते हैं, वापस करवाते हैं, और मिनिमम 2 रिपोर्ट के बेसिस पे ही किसी भी सीमेन एनालिसिस को हम एब्नॉर्मल डिक्लेयर करते हैं। तो अगर आपके सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट रेफरेंस रेंज के नीचे है और आपके फीमेल पार्टनर की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, यानी कि उनकी जांचें हो चुकी है और वो फैक्टर्स हमने रूल आउट कर दिए हैं, तो तब बात आती है कि अब सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है जिसको देख के हम आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो वो हम कहते हैं टोटल मोटाइल फ्रैक्शन, जो कि इन सारी चीज़ों में 2-3 चीज़ों को मिला के बताई जाती है। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या हम आपको IUI, IVF या ICSI रेकमेंड करेंगे। तो ये तो हुई सीमेन एनालिसिस की बात। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि वो हमें हेल्प करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल दीजिए। थैंक यू।